तो सबसे पहले किरण चित्र बना लीजिए फटाफट। किसी भी दर्पण से लिए दर्पण को लेकर आप व्युत्पत्ति कर सकते हैं। देखिए, जब आप 12th पास करके कॉलेज में चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, हो सकता है आप में से कोई है ना आगे जाकर प्रोफेसर वगैरह बन जाए, लेक्चरर वगैरह बन जाए, और उसको जरूरत पड़ जाए ये करने की, फिर आपको जीरो से वापस पढ़ना पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल कब आता है? जब आपको इधर उधर की काफी सारी बातें पता होती है ना, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके दिमाग में होती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों में संबंध दर्पण समीकरण होता है, उसकी हम व्युत्पत्ति करेंगे। चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान में रखते हुए एक किरण चित्र बनाना है। मान लिया कोई वस्तु है ए बी, इस वस्तु को हमने एफ और सी के बीच कहीं रखा है, मान लो, समझ गए? दर्पण के एफ और दर्पण के सी के मध्य कहीं हमने वस्तु ए बी को रखा है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? बनेगा ना, प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ प्रकाश किरणें होती है और हम उनमें से दो काम में ले रहे हैं। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर निकल जाती है। एक प्रकाश किरण होती है जो सीधा अगर मुख्य अक्ष पर सीधा अगर दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो लगभग समान कोण, है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है इस तरह से। और दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां काटती है वहां बनता है प्रतिबिंब। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेगी। ओके, तो यहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा ना। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इससे आपने मुख्य अक्ष पर अगर लंब डाला है तो ये होगा ए डैश और ये होगा बी डैश। ठीक है, ये बिंदु होगा बी डैश। ठीक है, दूरियों की अगर हम बात करें तो सी से पी तक की दूरी क्या होती है? एफ से पी तक की दूरी क्या होती है? बी से पी तक की दूरी क्या होगी? बी डैश से पी तक की दूरी क्या होगी? तो इन दूरियों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बी से पी की दूरी, ये ए बी क्या है? वस्तु, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ए बी मतलब बी से पी की दूरी क्या होगी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यू तो होगी, बट यू कैसा होगा? माइनस। चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक होती है और इसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक। तो इसके विपरीत दिशा में हो गई ना ये। पी से दूरियां नापना शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम ही यही है, सभी दूरियां कहां से नापी जाती है? पी से। चलिए, बी डैश है ना, ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो बी से पी तक की दूरी माइनस वी, ठीक बात। और एफ से पी तक की दूरी माइनस एफ। तो ये हो गई दूरियां, तीन दूरियां मैंने दिखा दी, आप भी दिखा दें फटाफट, है ना। तो आपने पेज नंबर 251 पर चित्र देखे होंगे, किरण चित्र देखे होंगे। थोड़ा जल्दी कर ले काम। ये बेचारे कौन आ रहे पीछे? तो इसे हम कहते हैं डायग्राम, रे डायग्राम, किरण चित्र। किरण चित्र, रे डायग्राम बन जाए तो बताना।
तो दो जगह थीटा दिखाया है मैंने और आपतन बिंदु को Q लिखा है। समांतर आने वाली प्रकाश किरण Q बिंदु से टकराती है और ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण P पर। बना लिया है ना। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ समकोण त्रिभुजों को काम में लेकर दर्पण समीकरण जो आपने पहले से लिखा हुआ है 1/f = 1/b + 1/u, इसको व्युत्पत्त करेंगे, इसको डेराइव करेंगे। कैसे? तो देखिए कुछ समकोण त्रिभुज यहाँ पर कौन कौन से हैं। एक तो है ABP, एक समकोण त्रिभुज है, लिख देता हूं यहाँ नाम है ABP, बिल्कुल ठीक है, ABP है ना। एक और समकोण त्रिभुज है A', B', A', B', इन दोनों में कुछ संबंध है और वो कौन सा संबंध है, समरूपता वाला। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अगर 10th क्लास में आपने पढ़ा है ना कौन कौन समरूपता, AA होता है कुछ, कौन कौन समरूपता नियम। तो कौन कौन समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप है, बस देखना है, समझना है। डेरिवेशन के पद हम जरूर लिखेंगे। देखिए ABP, इस त्रिभुज में B पर 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में B' पर 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज का B कोण और इस त्रिभुज का B' कोण बराबर है 90-90। इस त्रिभुज में आप देखें तो बिंदु P पर थीटा कोण है, बिंदु P पर कौन सा कोण है, थीटा कोण। इस त्रिभुज में भी बिंदु P पर कौन सा कोण है, थीटा कोण। तो B पर है 90-90 डिग्री और P पर है थीटा। दो कोण समान, तो किन्हीं भी दो त्रिभुजों के अगर दो कोण समान हो तो कौन कौन समरूपता से वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। समरूप होना मतलब तीनों कोण समान और भुजाओं के अनुपात समान। सर्वांगसम अलग होता है, सर्वांगसम तो एक के ऊपर एक ढक लेता है बिल्कुल बराबर आकार का। समरूप जैसे एक वर्ग दूसरे वर्ग का हमेशा क्या होता है, समरूप, सर्वांगसम नहीं होता है ना, तो आकार अलग है इसलिए। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होंगे। अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं, जैसे यहाँ AB, यहाँ A', B', यहाँ BP, यहाँ B', संगत भुजाएं हैं, ये संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो चित्र के नीचे लिखिए, उपरोक्त किरण चित्र में, उपरोक्त किरण चित्र में उपरोक्त किरण चित्र में त्रिभुज कैसे लिखते हैं देख लो, त्रिभुज का सिंबल ही लगाते हैं, त्रिभुज ABP और समरूपता का चिन्ह यही होता है, समरूप त्रिभुज A', B', P है। तब तो इधर देख लो पहले आप, मैं यहां लिख रहा हूं AB अपॉन A', B' बराबर, थोड़ा ध्यान दे, पहले त्रिभुज की भुजा AB, दूसरे त्रिभुज की A', B'। पहले त्रिभुज की अगर मैं BP ले लूं तो दूसरे त्रिभुज की B', तब संगत भुजाओं को समान अनुपात में मैंने रखा है, संगत भुजाएं अनुपात समान। तो क्यों रखा है संगत भुजाएं अनुपात समान, क्योंकि त्रिभुज समरूप है। अब AB अपॉन A', B' तो ऐसा का ऐसा, लेकिन BP की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -u। B', की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, -v। तो इसका मतलब AB अपॉन A', B' बराबर u अपॉन v, समीकरण 1। हो गया। तो इसके बाद समीकरण 1 के जैसा एक और समीकरण आएगा और उन दोनों समीकरणों की मदद से हम यहां तक पहुंच जाएंगे।
तो चित्र बनाकर दो समकोण त्रिभुजों को देखकर यहां तक पहुंच सकते हैं। चित्र बनाकर दो समकोण त्रिभुजों को देखकर यहां तक तो पहुंच सकते हैं। अब ऐसा ही थोड़ा सा काम और है, देखिए दो त्रिभुज और यहाँ पर हैं। एक है पी क्यू एफ। ये जो पी क्यू है ना, इसको लगभग क्या मान लेते हैं, सीधी रेखा, और यहाँ 90 डिग्री होता है। और एक होता है ए डैश बी डैश एफ। एफ पर फोकस करें, क्यू पी एफ ए डैश बी डैश एफ, क्यू पी एफ ए डैश बी डैश एफ। तो यहाँ पर त्रिभुज क्यू पी एफ और यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ, ये भी एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है। क्यों है? यहाँ पर P पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर B डैश पर, यहाँ पर इधर F, यहाँ पर इधर F, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप तो होते ही हैं। समीकरण 1 के नीचे लिखिए, पुनः चित्र से, पुनः चित्र से क्या त्रिभुज QPF समरूप है किसके? त्रिभुज A डैश B डैश F, त्रिभुज A डैश B डैश F। तो यहाँ पर PQ जो छोटा सा चाप जैसा दिख रहा है उसको लगभग हम सीधी रेखा मान रहे हैं QP को। तो ये QPF और P पर हमेशा क्या है, 90 डिग्री तो है ही, है ना, क्योंकि मुख्य अक्ष दर्पण को किस तरह से काटती है, लंबवत काटती हुई जाती है, इसलिए। तो ये दो त्रिभुज समरूप क्यों हैं? क्योंकि कोण कोण समरूपता से P पर 90 डिग्री, B डैश पर 90 डिग्री, F और F पर शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। तो देखिए क्या होगा, तब QP अपॉन A डैश B डैश बराबर PF अपॉन B डैश F। संगत भुजाएं देखो, सही बात है। तो पहले त्रिभुज की और ये दूसरे की, फिर PF और ये B डैश F, लिख दिया अनुपात। बस जिन्होंने ये दो त्रिभुज ध्यान रख लिए वो डेरिवेशन कर पाए। तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हम कैसे भी प्रश्न आ जाए ना तो हम थोड़े तैयार रहते हैं कि कैसे भी प्रश्न आ जाएगा हम दिमाग दौड़ा लेंगे। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है QP जो है ना, QP AB के बराबर है। Q की P से ऊंचाई A की B से ऊंचाई के बराबर है ना, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर ही तो है। तो QP की जगह आप क्या लिख सकते हैं, शान से AB लिख सकते हैं, A डैश B डैश तो ऐसा का ऐसा। PF की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लीजिए माइनस F। B डैश F की जगह क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, B डैश P माइनस FP, माइनस के प्लस, हाँ माइनस। देखो सही लिखा है क्या, थोड़ा सोच समझ के लिखा है ये मैंने। B डैश F ना U है ना V है ना F है, सारी दूरियां कहां से नपती है, P से। ये P से नपी गई दूरी नहीं है, इसको अलग तरीके से लिखा मैंने। इस दूरी को B से लेकर F तक की, B डैश से लेकर F तक की दूरी को मैंने कैसे लिखा, B डैश P माइनस FP। आ गया ना B डैश F। क्यों लिखा, ताकि इसकी जगह आप लिख सकें V और इसकी जगह F ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो इतना तो करो। अब नेक्स्ट स्टेप में समीकरण 2 आ जाएगा, AB अपॉन A डैश B डैश बराबर माइनस F बटा माइनस V माइनस माइनस प्लस। देखो चित्र से मान सही रखे हैं मैंने, B डैश P तो है माइनस V और FP है माइनस F, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें, इनका एक साइड एक जैसा है, LHS समान है, दैट्स इट, बराबर रखते हैं। फटाफट लिखिए, समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से u अपॉन v बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ बराबर रख दिया। करते हैं वज्र गुणा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणा कीजिए, माइनस यूवी प्लस यूएफ बराबर माइनस वीएफ, वज्र गुणा हो गया। लाना तो ये समीकरण है ना, बस आने ही वाला है। देखिए कैसे आएगा। तो पहले तो जो माइनस वाले हैं ना उनको इधर उधर भेजकर प्लस कर दो। तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, वी एफ प्लस यू एफ बराबर यूवी, ठीक किया। किसको किधर भेजा, इसको उधर भेज दिया और इस एलएचएस आरएचएस को एलएचएस में भेज दिया। ठीक बात। आप ऐसे भी लिख सकते हो यूवी बराबर यूएफ प्लस वीएफ, एक ही बात है ना। इस साइड वालों को उस साइड, उस साइड वालों को इस साइड सेंड कर दिया। ठीक है। अब एक ट्रिक है, क्या है, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, ये जो समीकरण हम लेकर आए हैं जिस पर डबल राइट लगा रहा हूं, ये दर्पण समीकरण ही है लेकिन मानक रूप नहीं है। ये दर्पण समीकरण ही है क्योंकि इसमें यू वी एफ के अलावा और कुछ नहीं है। यू वी एफ ही तो है यहाँ पर। ये भी दर्पण समीकरण, बस ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप बनाने के लिए दोनों पक्षों में u इंटू वी इंटू एफ, यूवीएफ से भाग दे दो, मानक रूप बन जाएगा। देने पर तो क्या मिलेगा, uv अपॉन uvf बराबर uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf। आ गया क्या, आ गया ना। 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, दर्पण समीकरण। तो सब कुछ हो जाता है। चित्र बनाकर शुरुआत होनी चाहिए। दो समकोण त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समीकरण 1। दूसरा युग्मतः समकोण त्रिभुजों का QPF और A डैश B डैश F, QPF और A डैश B डैश F, उसको समरूप करके और AB अपॉन A डैश B डैश वापस पता किया, समीकरण 2 तक पहुंचे। और समीकरण 1 और 2 से ये आप देख रहे हैं। उसके बाद तो ये टॉपिक 4 नंबर का टॉपिक होता है ना। लेकिन हो सकता है ये टॉपिक सीधा सीधा बोर्ड में तो नहीं आए, सीधा सीधा बोर्ड में तो नहीं आए, लेकिन जो चिन्ह परिपाटी वगैरह हम काम में लेते हैं, समरूपता जो आप इसमें सीखते हो ना, ये आगे काम में भी आएगी। तो सीखी हुई चीज व्यर्थ नहीं जाती, थोड़ा हमारा दिमाग मजबूत हो जाता है। तो एग्जाम में आप थोड़ा कंफर्टेबल रहता है आपका दिमाग। चलिए नेक्स्ट, ये तो काम हो गया। एक परिभाषा बता देता हूं मैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन कि जो गोलीय दर्पण होते हैं विभिन्न बिंबों के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति मतलब वस्तु की स्थिति आप बदलते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति, प्रकृति बदल जाती है। तो कोई भी गोलीय दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न किया गया रेखीय आवर्धन। अगर प्रतिबिंब बड़ा है बिंब की तुलना में तो m का मान 1 से ज्यादा होता है, और अगर प्रतिबिंब छोटा है तो m का मान 1 से कम होता है। दोनों अगर समान आकार के हैं तो m 1 भी हो सकता है ना। अगर m का मान ऋणात्मक आए तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है। m का मान धनात्मक आए तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है। तो m से हमें दो बातें पता चलती है, प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है, सीधा है या उल्टा है, मतलब वास्तविक है या आभासी है। चलिए एक परिभाषा आप लिख लें, हेडिंग लिखिए रेखीय आवर्धन। इसके भी डेरिवेशन हुआ करते हैं बट वो तो आपको नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक डेरिवेशन कर लिया तो आपको आइडिया लग गया कि ऑप्टिक्स जो है, प्रकाशिकी जो है, उसमें डेरिवेशन होते कैसे है ना, समरूपता कैसे काम में ली जाती है।
क्या लिखना है? रेखीय आवर्धन, स्मॉल एम, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसलिए स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। रेखीय आवर्धन लिखिए, किसी गोलीय दर्पण द्वारा, किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई ब्रैकेट में h डैश तथा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई ब्रैकेट में h डैश तथा बिंब, बिंब मतलब वस्तु है ना, तथा बिंब की ऊंचाई ब्रैकेट में h तथा बिंब की ऊंचाई ब्रैकेट में h का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है, का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है ना। तो डेफिनेशन के बाद अर्थात करके एक फॉर्मूला आपके सामने है, अर्थात m बराबर h डैश अपॉन h, अर्थात h बराबर h डैश अपॉन h। आप में से हो सकता है कुछ लोग 12th के बाद होते हैं ना मेडिकल के और इंजीनियरिंग के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें कोई फॉर्म भरे बैठे तो उनको ये सूत्र काम में लेने पड़ते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं है ना, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। तो इस m से क्या पता लगता है? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब छोटा है या बड़ा है, वास्तविक है या आभासी है, मतलब उल्टा है या सीधा है, तो m से हमें प्रकृति पता लग जाती है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आप देखिए, तो परावर्तन में जो कहानी थी वो इतनी ही थी, आपको परावर्तन बताया, उसके नियम बताए, गोलीय दर्पणों के बारे में बताया, उनके चित्र बताए, और गोलीय दर्पण के लिए हमने स्मॉल f और r में संबंध भी व्युत्पत्त किया था, काम का है, और एक दर्पण समीकरण और रेखीय आवर्धन, इसके साथ परावर्तन होता है समाप्त। इसके बाद क्या शुरू होता है? लिखिए हेडिंग, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जब अपवर्तन समझ लेते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ लेते हैं तो बहुत कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हमारे चारों तरफ होती है, जैसे ये तो सभी ने अनुभव किया होगा कि जब बहुत गर्मियों का समय होता है, मई जून जुलाई इस तरह से, और जो हमारे हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे, ये ब्लैक कलर के हैं, और ब्लैक कलर, काला रंग जो होता है वो प्रकाश की किरणों की ऊष्मा पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। व्हाइट कलर तो रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। तो गर्मियों के दिनों में हाईवे जो होते हैं, नेशनल हाईवे जो होते हैं, इनका सरफेस बहुत गर्म हो जाता है, और जब कोई यात्री रोड से पास होते हैं तो उनको दूर वाटर के होने का, जल के होने का भ्रम होता है, ऐसे झिलमिलाता हुआ पानी दिखता है दूर, वो दूर ही दिखता है हमेशा। जब आप वहां चले जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, रोड ही होती है, पर दूर हमेशा झिलमिलाहट दिखाई देती है, पानी के जैसा कुछ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है वो सब आपको समझ में आता है। तारे टिमटिमाते हुए, झिलमिलाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ये भी समझ में आता है। हीरा जो होता है वो बहुत चमकता क्यों है, हीरे में क्या विशेषता है जो उसकी चमक का कारण है, ये सब आपको अपवर्तन के बाद एक टॉपिक आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जो प्रकाशिक तंतु होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, आजकल संचार में, कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है, जो हाई स्पीड इंटरनेट चल रहा है, वो ऑप्टिकल फाइबर से चल रहा है, प्रकाशिक तंतु हिंदी में जिसको बोलते हैं, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम में आता है। तो अपवर्तन की कहानी के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ सकते हैं। तो अपवर्तन तो आपको सबको पता ही है ना, अच्छे से, है ना? तो बताओ, जैसे परावर्तन था और परावर्तन के दो नियम थे, ऐसे ही अपवर्तन है और इसके भी दो नियम हैं, और काफी समानता भी है नियम में, कुछ है ना। जैसे वहां परावर्तन में कहा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ आप कहते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। वहां पर था I बराबर R, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ पर होता है स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू
नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, कुछ अपवर्तनांक होता है। चलिए फटाफट लिख लीजिए। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों के, तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी, दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर, पृथक्कारी तल पर वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। खड़ी भाई, है ना? क्योंकि अगर आपसे पूछता तो हो सकता आप में से कोई बोलता जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये तो एक ही बात हुई। अगर विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो परिभाषा यहां से नहीं आती है, परिभाषा आती है किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। अब विचलित किधर भी हो सकती है, या तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर मुड़ेगी, है ना? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में आ रही है, दोनों ही पारदर्शी होते हैं। अगर प्रकाश किरण वायु माध्यम से ऐसे आ रही है तो वायु कैसा माध्यम है? विरल, जल की तुलना में, है ना? वायु विरल माध्यम है, जल थोड़ा सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग पे नहीं जाकर थोड़ा सा विचलित हो गई, थोड़ा मुड़ गई, किसकी तरफ? अभिलंब की ओर। ये डॉटेड लाइन क्या है? अभिलंब। और इसे क्या कहते हैं? इसको दो नाम से पुकार सकते हैं, या तो पृथक्कारी तल या अपवर्तक पृष्ठ, एक ही बात है। दो माध्यमों का पृथक्कारी तल क्या होता है? अपवर्तक पृष्ठ। तो परिभाषा के बाद आप डायग्राम बना लें और जल्दी बना लें। अपवर्तक पृष्ठ, आपतन कोण, आई आपतन कोण और आर क्या पढ़ रहे हैं हम? तो परावर्तन तो बोलना ही नहीं है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, उसमें था आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो कौन सी घटना पढ़ रहे हैं? अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो इसलिए देखिए, परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन दोनों ही आर से शुरू होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसलिए आर से ही होता है दोनों का नाम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो वायु से जल में आ रहा है तो ये होगा, सही बात है। प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से कुछ विचलित हो गई, इसे कहते हैं अपवर्तन। चलिए अपवर्तन के दो नियम बताते हैं, फिर बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तब आप प्रकाश तंतु को समझ पाएंगे। अगर डायरेक्ट कोई प्रकाश तंतु समझा दे तो उसको ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। तो बिल्कुल तरीके से चलें। बहुत सारी चीजें बीच में होती है, बट अब सिलेबस का भाग नहीं है तो हमने भी नहीं की। बहुत सारी चीजें बीच में और होती है। देखिए, अपवर्तन की परिभाषा तो याद हो जाएगी, आपके बोर्ड एग्जाम होंगे ना प्रैक्टिकल वाले, तो वहां पर बाहर से जो भी एग्जामिनर आएगा वो वाइवा लेता है, कुछ 5-7 नंबर का 6 नंबर का वाइवा होता है। वो वाइवा में प्रश्न पूछता है। एक तो आपके चैप्टर में जो 5वां और 6ठा चैप्टर है ना, विद्युत धारा और परिपथ वाला, वो और एक 11वां चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना, ये 3 चैप्टर अगर कोई अच्छे से कर लेता है तो उसका वाइवा अच्छा हो जाता है।
क्योंकि आपके प्रयोग किससे संबंधित है, कुछ विद्युत से संबंधित है और कुछ प्रकाश से संबंधित है। लेंस, दर्पण, ये सब आपके हैं। तो अपवर्तन पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचता है तो अपवर्तन पूछ लेता है कि भाई बताओ अपवर्तन क्या, फटाक से बताना चाहिए। जितना आप उसको इम्प्रेस करते हैं आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। कहने को वाइवा 6 नंबर का है, वास्तव में वाइवा ही सब कुछ होता है। वहां पर वो मार्किंग करता है, आपको सिंबल देता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस प्लस या बीटा प्लस, इस तरह से। बस वो अपनी लिस्ट रखता है, आपके नाम के सामने कुछ सिंबल दे देता है, आप जैसा वाइवा दोगे उसके हिसाब से आपको ग्रेड मिल जाती है। जब घर पे वो कॉपी चेक करता है तो बस कॉपी में ज्यादा कोई दिमाग लगाता ही नहीं है, बस ऐसे राइट लगा के साइन कर देते हैं और सिंबल को देखकर बाहर मार्क्स लिखते हैं। फिक्स है, कोई मेहनत नहीं करता एक एक आपकी पढ़ेगा क्या लिखा है आपने, और लिखते भी आप इतना अच्छा हो कि उसका मन ही नहीं करता पढ़ने। मतलब आप नहीं, मतलब जो मैंने भी देखी है बच्चे क्या तो लिखते हैं। तो वाई वाई सब कुछ होता है। चलिए अपवर्तन के नियम में लिखिए, अपवर्तन के नियम। तो ये इसलिए कह रहा हूं, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, एक एक बात महत्व रखती है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो। फाइनली बोर्ड में जो आपके मार्क्स दिखेंगे वो 100 में से दिखेंगे। 56 नंबर का थ्योरी एग्जाम आप दोगे, 14 नंबर स्कूल वालों के भरोसे होते हैं, है ना, उनसे भी व्यवहार अच्छा रखना चाहिए आपको, और 30 नंबर प्रैक्टिकल के, 56 प्लस 14 प्लस 3 ऐसे होते हैं 100 नंबर। तो अपवर्तन के नियम में लिखिए, अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में, तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। खड़ी भाई, आपको याद आया होगा शायद, है ना, आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम लिखें, लिखिए, अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, इधर देखो भाई, क्या है ये, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ तो पता होना चाहिए ना, ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है, ये मतलब सर्वविदित सत्य है। ये साइन होता है जा, कॉस होता है कोज्जा, होता है ना, टेन होता है स्पर्श जा, नाम है। तो हाँ भाई, कुछ अच्छा नहीं लगा आपको? मैंने नहीं रखा है, हम जब छोटे थे हमको भी बताया गया था, और आप पता करेंगे तो आप भी यही पाएंगे। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपने 10th में साइंस नहीं पढ़ी थी क्या? वहां भी यही आता है ना। तो आई क्या है? आपतन कोण, और साइन क्या है? जा। आपतन कोण की जा मतलब साइन आई, और साइन आर मतलब अपवर्तन कोण की जा। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, और वो नियतांक क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कहां पर रुका है? अनुसार, कहां तक लिखा है? लिखिए, अनुसार आपतन कोण की जा ब्रैकेट में साइन आई, आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आर, तथा अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आर का अनुपात सदैव
नियत रहता है, सदैव नियत रहता है, जिसे सदैव नियत रहता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। खड़ी पाई। अब इस नियम के अनुसार, जो सेकंड आपने अभी अभी लिखा है, इसके नियम के अनुसार जो सूत्र बनता है वो भी देख लें। साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब ये N2 क्या है, N1 क्या है, सुन लो। N2 को कहते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 को कहते हैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो N2 अपॉन N1 दोनों मिलकर क्या है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष मतलब अनुपात में। तो N2 दूसरे माध्यम का है, N1 पहले माध्यम का है। तो जो प्रकाश किरण किसी माध्यम से आ रही है वो है पहला माध्यम, और फिर चली कहाँ गई, वो है दूसरा माध्यम। तो अगर ये I है, ये R है, ये N1 है, ये N2 है, तो यहाँ पर ये है अपवर्तन के दूसरे नियम का गणितीय रूप, जिसे किस नाम से जाना जाता है, स्नेल का नियम, है ना। अगर आपसे स्नेल का नियम पूछ ले एग्जामिनर, तो आपको क्या बताना है, ये पूरा बताना है कि आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत रहता है, और वो नियत राशि क्या होती है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अब इस सूत्र को याद मत कर लेना कि सर ने बताया है ऊपर N2 आएगा नीचे N1 आएगा, है ना। अगर प्रकाश किरण, देखिए इंटरेस्टिंग बात, अगर प्रकाश किरण जल माध्यम से आ रही है, ध्यान दें, अगर प्रकाश किरण जल माध्यम से आ रही है और किसमें चले गई, वायु माध्यम में चली गई, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आई, और यहां क्या लिखना पड़ेगा। जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, आपतन कोण कम है, अपवर्तन कोण ज्यादा है। सही है, क्या ये सूत्र सही है। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्या, N1 की जगह N2, N2 की जगह N1। अब सही है, N1 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N2 क्या है, पहले का। देख लो, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, पहला माध्यम कौन सा है, जहां से आ रही है प्रकाश किरण। तो कसम नहीं खानी है कि ऊपर N2 ही आएगा या नीचे ही N2 आएगा। प्रश्न चित्र देखो, जहां प्रकाश किरण पहले चल रही है वो पहला माध्यम है, और उसका अपवर्तनांक पहले माध्यम का अपवर्तनांक। बाद में प्रकाश किरण कहाँ गई है, वही दूसरा माध्यम है। ठीक है, तो अगर प्रकाश किरण वायु माध्यम से ही आ रही थी और जल में ही गई, तो जहां से आ रही थी वहीं आपतन कोण होगा, जहां गई वहां अपवर्तन कोण होगा। तब आपने जो ऑलरेडी सूत्र लिखा है ना, इस चित्र के अनुसार अब वो समीकरण सही है, और अभी बीच में बदला भी था मैंने। तो इस तरह से जो लिखा है वो बिल्कुल 100%, 100% सभी जगह सत्य होता है। क्या, जिसे आपने कहा है ना, साइन आई बटा साइन आर हमेशा एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, इस पर IMP भी लगा देना, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आपको बोर्ड में भी मिलेगा। प्रकाशिक तंतु लिखा हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित प्रश्न बोर्ड में सीधा आ सकता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आज की क्लास थोड़ी महत्व रखेगी आपके लिए। तो देखो शब्द क्या आ रहा है, परावर्तन, शब्द लिखा हुआ है ना परावर्तन, परावर्तन यहाँ पर ठीक कर देते हैं, आपने सही लिखा होगा शायद। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वास्तव में हम परावर्तन पढ़ चुके, अपवर्तन भी अभी भी पढ़ा। अब हम इस टॉपिक पर आए हैं, ये क्या होता है,
तो उसको समझने के लिए आपको इस डायग्राम को देखना है, बनाना नहीं है, देखना है। मान लेते हैं नीचे है जल माध्यम, कोई सघन माध्यम आप मान सकते हैं, और ऊपर है वायु माध्यम। और जल के अंदर नीचे कहीं छोटा प्रकाश का स्रोत है, बिंदु स्रोत, जैसे छोटा सा बल्ब होता है और किसी छोटे से बल्ब से सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें निकलती है। तो हम यहाँ पर नीचे ले रहे हैं एक सघन माध्यम। यहाँ पर मैं एक प्रकाश स्रोत मान लेता हूँ बिंदुओं पर। बिंदुओं से प्रकाश किरण इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, बहुत दूर दूर तक जा रही है, और इधर भी आ रही है। ऊपर है कोई विरल माध्यम, वायु मान लेते हैं। पहले बिंदु की बात करें, ये जो प्रकाश किरण आ रही है ना, इस बिंदु को मैं बोल देता हूँ ए बिंदु, ठीक है। और ए बिंदु पर अभिलंब, ये लीजिए ए बिंदु पर अभिलंब, तो ये कौन हो गया? आपतन कोण, है ना। ये ए बिंदु पर अभिलंब, तो ये कौन हो गया? आपतन कोण। छोटा है, और प्रकाश किरण सीधी नहीं जाकर थोड़ी तो मुड़ेगी, और ये होगा अपवर्तन कोण। मुड़ी किधर मुड़ी? अभिलंब से दूर, क्योंकि नीचे सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम। मान लेते हैं ये है जल, ठीक है। दूसरे बिंदु की बात करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं बी बिंदु। बी बिंदु पर अभिलंब खींचा, बी बिंदु पर आपतन कोण का मान थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। प्रकाश किरण जल से वायु में आएगी, कहाँ मुड़ेगी? अभिलंब से दूर ही हटेगी, तो इधर नहीं जाकर थोड़ा और मुड़ जाएगी। सही बात। देखो आर का मान ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया। अब इस बिंदु पर देखें, ये मान लेते हैं कोई बिंदु है सी बिंदु, सी बिंदु, सी बिंदु पर अभिलंब खींच दिया। अब सी बिंदु पर आपतन कोण और ज्यादा हो गया, बढ़ता जा रहा है आपतन कोण और ज्यादा, पहले से भी ज्यादा, तो अपवर्तन कोण भी ज्यादा होगा। और मैं मान लेता हूं इस सी बिंदु पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? सर्वाधिक 90 डिग्री। मतलब प्रकाश किरण मुड़कर कहां चले गई? इधर। तो ये आर का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जिस आई के संगत, आपतन कोण के जिस मान के संगत आर 90 डिग्री हो जाता है, उस मान को कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अब और कहानी, अब मुझे आप बताओ इसका क्या होगा? डी बिंदु पर, सी तो हो गया है ना, डी बिंदु पर क्या होगा? आपतन कोण तो, पहले बात को समझ लो, आपतन कोण तो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा है। यहाँ आपतन कोण कम था, यहाँ थोड़ा बड़ा, यहाँ थोड़ा बड़ा, यहाँ और बड़ा। क्रांतिक कोण के संगत तो 90 डिग्री हो चुका था आर। अब क्या होगा? है ना, ये क्या है? पारदर्शी माध्यम है, जल भी पारदर्शी है, वायु भी पारदर्शी है, पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम से अब क्या होगा? परावर्तन। पारदर्शी माध्यम से परावर्तन होगा ही होगा, किस बिंदु पर? डी बिंदु पर। तो प्रकाश किरण अब वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, मतलब वापस सघन माध्यम में लौट जाती है। और डी बिंदु पर जो घटना घटित हो रही है उसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बाहर ही नहीं लौटती है। हीरे में ऐसा होता है, जल में भी ऐसा होता है। अगर कोई स्विमर, आपने अगर कभी स्विमिंग की है तो देखा होगा, कोई स्विमर जस्ट, है ना, जल की सतह के नीचे है और वो जल के अंदर ही देख रहा है दूरी से सतह को, तो उसको मिरर की तरह शाइन होती हुई भी दिखाई देती है। होता है ऐसा, ऐसा होता है, क्योंकि किसी विशेष कोण पर, मान लो यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है, जैसे यहाँ से जो प्रकाश किरण जा रही थी वो इधर जा रही है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण यहाँ टकराई तो वो अंदर नहीं जाकर वो प्रेक्षक की आंख पर आएगी। तो जल के अंदर यहाँ कोई प्रेक्षक है तो इस तरफ स्थित ऑब्जेक्ट उसको ऊपर दिखाई देंगे मिरर की तरह। मान लो ऊपर छत पर कोई मिरर लगा दे तो पीछे के दृश्य जो नीचे है वो ऊपर दिखाई देंगे, तो नीचे के दृश्य ऊपर दिखाई देने लग जाते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो हम कहते हैं सघन माध्यम से आती हुई प्रकाश किरण हेतु जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण पृथककारी तल से टकराकर पुनः सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। अब क्रांतिक कोण क्या होता है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। तो हम कहते हैं
सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्या कहते हैं? आपतन क्रांतिक कोण। तो पूर्णांतिक परावर्तन हेडिंग लिख दिया। तो थोड़ा सा दिखाओ अपना जलवा, चित्र बनाना है और जल्दी बनाना है। तो डायग्राम बनाएं, और मुझे लगता है बस डायग्राम ही बना पाएंगे आज, है ना। तो कल हम क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा तो समझाया, कल इसको समझाते हुए लिखेंगे। चित्र बना ले बस आप, और प्रकाशिक तंतु के बारे में भी कल ही बताएंगे। तो इसे समझना महत्वपूर्ण है। फिर प्रकाशिक तंतु तो समझ लो हो ही गया,